तो लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने नेटफ्लिक्स की सक्सेस स्टोरी को डिस्कस किया था, जहां पर नेटफ्लिक्स ने अपना इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया था सिर्फ 30 एम्प्लॉइज से। और आज के टाइम पे करीब नेटफ्लिक्स के पास 272 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। आज के टाइम पे नेटफ्लिक्स पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है। और अगर यहाँ पे नंबर्स की बात की जाए तो नेटफ्लिक्स करीब 190 प्लस कंट्रीज में अपना नेटवर्क बिछा चुका है। इन सभी चीजों के बारे में मैंने डिटेल में बात करी थी पिछली वीडियो में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हो क्या लिटरली नेटफ्लिक्स खतरे में है। तो चलिए हम नेटफ्लिक्स की राइज एंड फॉल की बात करते हैं। तो हर एक कंपनी का अपना एक राइज एंड फॉल मूवमेंट होता है, जो कि नेटफ्लिक्स के लिए 2007 था। और ये जो 2007 था नेटफ्लिक्स के लिए इतना बुरा साबित हो रहा था कि नेटफ्लिक्स उस टाइम बंद होने की कगार तक पहुंच गई थी। और अगर आज के टाइम की बात की जाए तो नेटफ्लिक्स के साथ कुछ वैसी ही चीजें हो रही है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर ये सिचुएशन है क्या और क्या नेटफ्लिक्स इन सब मुसीबत से बाहर निकल पाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, भाग मत जाना। तो स्टोरी स्टार्ट होती है करीब 1997 से, जब स्टैब्लिश हुआ था नेटफ्लिक्स। मतलब उस टाइम नेटफ्लिक्स सिर्फ बनना ही स्टार्ट हुआ था। उस टाइम में लोगों के पास बिल्कुल लिमिटेड ऑप्शंस थे अपने एंटरटेनमेंट के लिए, जहाँ पे वो डिपेंडेंट रहते थे डीवीडीज और थिएटर्स के ऊपर। और इन सभी सर्विसेज का किंग था ब्लॉकबस्टर। शायद आप लोग ब्लॉकबस्टर के बारे में नहीं जानते होंगे। तो ब्लॉकबस्टर उस टाइम की बहुत बड़ी जायंट कंपनी थी, जो डीवीडीज और सीडीज को रेंट में देने का काम किया करती थी। इसके बड़े होने का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि सिर्फ अमेरिका में ही इसके करीब 6000 से ज्यादा स्टोर्स थे। और ब्लॉकबस्टर कंपनी का रेवेन्यू जान के आप बिल्कुल शॉक हो जाओगे। उस टाइम पे करीब 3.9 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करती थी ब्लॉकबस्टर कंपनी। और लगातार ब्लॉकबस्टर का रेवेन्यू बढ़ता ही जा रहा था। बट ब्लॉकबस्टर का जो रेवेन्यू मॉडल था वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, जहाँ पर 16% जो रेवेन्यू था वो लेट फीस से आता था। और जो लेट फीस के कारण जो चूतियापा मचा था ना, उनके कस्टमर उसके लिए काफी ज्यादा गुस्से में थे। तो आप लोग सोच रहे होंगे लेट फीस कितनी ही होती होगी। यहाँ पे लेट फीस की कीमत करीब $100 से भी ज्यादा बढ़ जाती थी। और इस लेट फीस का शिकार कौन बना? रीड, जिसने नेटफ्लिक्स को बनाया है। अगर आप लोगों को रीड के बारे में नहीं पता था तो मैंने पुरानी वीडियो में रीड के बारे में काफी कुछ कवर किया है, आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो उस टाइम हुआ ये कि नेटफ्लिक्स ने देखा कि ब्लॉकबस्टर की सर्विस में कुछ लूप होल है, जो था लेट फीस, जिसके कारण जो कस्टमर्स थे बिल्कुल परेशान हो चुके थे। यहाँ पे कस्टमर्स की परेशानी को दूर करते हुए नेटफ्लिक्स ने एक सब्सक्रिप्शन मॉडल को स्टार्ट किया। और उस टाइम में नेटफ्लिक्स इतना सॉर्टेड था कि आप लोगों को करना क्या होता था कि आपकी जो फेवरेट मूवी होती थी उसकी एक ऑनलाइन लिस्ट बना के नेटफ्लिक्स को भेजनी होती थी। और वो डीवीडीज को आपको 2 से 3 दिनों के अंदर आपके घर तक पहुंचा दिया करते थे। और जहां पर लोग ब्लॉकबस्टर की सर्विस से बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, वहां पे नेटफ्लिक्स ने एक सब्सक्रिप्शन मॉडल को बहुत ही अच्छे से एस्टैब्लिश किया था। बट आगे चल के हुआ ये कि नेटफ्लिक्स ने भी ब्लॉकबस्टर के रेंटल सर्विसेज को फॉलो करते हुए अपनी ही सर्विस लॉन्च कर दी। बट यहाँ पे अच्छी चीज ये थी कि वहाँ पे लेट फीस जैसी कोई चीज नहीं थी। लिटरली यहाँ पे नेटफ्लिक्स को प्रमोट किया जा रहा था नो लेट फीस टैगलाइन के द्वारा। तो उस टाइम जितने भी कस्टमर्स थे जो कि ब्लॉकबस्टर की सर्विस से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे, वो तुरंत ही नेटफ्लिक्स में शिफ्ट हो जाते हैं। और अगर उस टाइम की बात की जाए तो जो ब्लॉकबस्टर कंपनी थी बहुत बड़ी जायंट थी और उसके सामने नेटफ्लिक्स कुछ नहीं था। बट ये सभी चीजें होने के बावजूद भी नेटफ्लिक्स ब्लॉकबस्टर से काफी अच्छे से कम्पीट कर रही थी। तो आगे चल के हुआ ये कि नेटफ्लिक्स को लोग बहुत ही ज्यादा पसंद करने लगे। तो इसका असर हुआ ये कि जहाँ पे नेटफ्लिक्स कहीं पे स्टैंड नहीं करता था, 2004 तक आते आते उसका रेवेन्यू $500 मिलियन तक पहुंच चुका था। बट यहाँ पे ब्लॉकबस्टर भी कोई वीक प्लेयर नहीं था। यहाँ पे ब्लॉकबस्टर में नेटफ्लिक्स को थोड़ा कॉपी करते हुए अपनी ईमेल सर्विस को थोड़ा इम्प्रूव किया और नेटफ्लिक्स जैसे ही सिमिलर सर्विसेज को प्रोवाइड करने लगा। तो इसका असर होता यह है कि ब्लॉकबस्टर ने सिर्फ एक ही साल में अच्छी खासी हाइप पकड़ ली और 2.1 मिलियन सब्सक्राइबर्स को गेन कर लिया। और इसका असर नेटफ्लिक्स को भी झेलना पड़ रहा था, क्योंकि यहाँ पे नेटफ्लिक्स के कुछ सब्सक्राइबर्स ब्लॉकबस्टर में भी शिफ्ट हो रहे थे। तो एक तरफ जहाँ पे नेटफ्लिक्स का रेवेन्यू डाउन होते जा रहा था और दूसरी तरफ ब्लॉकबस्टर भी ज्यादा रेवेन्यू नहीं कमा रहा था। तो होता ये है कि जो ब्लॉकबस्टर का रेवेन्यू मॉडल था वो काफी कुछ बेस्ड था लेट फीस के ऊपर। बट यहाँ पे नेटफ्लिक्स से कम्पीट करने के चक्कर में उन्होंने अपना रेवेन्यू मॉडल को छोड़ दिया और जो उनके कस्टमर्स थे उनसे लेट फीस लेना बिल्कुल बंद कर दिया। तो रेवेन्यू कम होगा ही ना। और अगर लॉस की बात की जाए नंबर्स में, तो भाई उनको 200 मिलियन से भी ज्यादा लॉस हो रहा था। और जाहिर सी बात है कि अगर आप दूसरे बिजनेस का एस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं तो आपका पैसा खर्च होना ही है उसमें। तो ब्लॉकबस्टर ने इस नई सर्विस को बनाने में करीब $200 मिलियन पहले ही खर्च कर चुके थे। तो ब्लॉकबस्टर अब करीब $400 मिलियन डाउनफॉल में था।
बट यहाँ पर एक असली खिलाड़ी सामने निकल आता है, वो है वॉलमार्ट, जिसने डीवीडी मार्केट में एक तरीके से तहलका मचा दिया था। इसकी सबसे बड़ा रीजन ये था कि वॉलमार्ट ने डीवीडीज को इतने कम प्राइस में देना स्टार्ट कर दिया था जिसके बारे में ना ही ब्लॉकबस्टर हो सकता है, ना ही नेटफ्लिक्स। और जाहिर सी बात है, कस्टमर्स कहाँ जाएंगे? वॉलमार्ट के पास। यहाँ पे वॉलमार्ट का रेवेन्यू मॉडल ये था कि अगर लोग डीवीडी के चक्कर में उनके स्टोर्स में आ रहे हैं तो वो कुछ चीजें लेकर भी जा सकते हैं। और यही एक रीजन था जिसके कारण डीवीडीज का प्राइस बहुत ही लो कर दिया था वॉलमार्ट ने, क्योंकि वो डीवीडीज के आर्ट में रेवेन्यू तो कहीं और से आ रहा था ना। यहाँ पे वॉलमार्ट तो अच्छा खासा रेवेन्यू कमा रहा था, बट ब्लॉकबस्टर और नेटफ्लिक्स की हालत बिल्कुल डाउन हो चुकी थी। और इस बुरे टाइम को ब्लॉकबस्टर झेल नहीं पाई और बैंकरप्ट हो गई और बंद हो जाती है ब्लॉकबस्टर। बट यहाँ पे नेटफ्लिक्स ने टेक्नोलॉजी का फायदा उठाते हुए ऑनलाइन वर्ल्ड में कदम रखा, जहाँ पे मार्केट डाउन होने के कारण ब्लॉकबस्टर जैसी जायंट कंपनी डूब जाती है, बट नेटफ्लिक्स अभी तक सर्वाइव कर रही थी। बट नेटफ्लिक्स ने यहाँ पे ओटीटी प्लेटफॉर्म को बहुत ही अच्छे से फायदा उठाया और नेटफ्लिक्स कहाँ पर है आप अच्छे से जानते हो। जहाँ पर 10 साल पहले नेटफ्लिक्स बिल्कुल डूबने की कगार पर थी और आज 10 साल बाद नेटफ्लिक्स कहाँ पर है। बट नेटफ्लिक्स 2021 में वैसी ही चीज फेस कर रही है जो 2007 में फेस कर रही थी, जहाँ पे नेटफ्लिक्स के सामने नए कॉम्पिटिटर्स आ चुके हैं, HBO और डिज्नी। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि आज के टाइम पे HBO और डिज्नी कहाँ पर स्टैंड करता है। आज के टाइम पे अगर डिज्नी के रेवेन्यू की बात की जाए तो वो नेटफ्लिक्स से काफी ऊपर आता है। और यहाँ पे HBO और डिज्नी ने ऑलरेडी चीजें स्टार्ट कर दी है, जहाँ पे आपको डिज्नी OTT प्लेटफॉर्म में बैक टू बैक मार्वल की ओरिजिनल सीरीज मिल रही है। और सिमिलरली ऐसे ही काम कर रहा है HBO, जो कि थिएटर्स में अलग बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रही है और OTT प्लेटफॉर्म्स में अलग। और इन सब चीजों से कम्पीट करने की सिचुएशन नेटफ्लिक्स के लिए बहुत टफ होती जा रही है। और आप लोग देखते आ ही रहे होंगे डिज्नी और जो HBO है अपने पैर पसारते ही जा रहे हैं OTT वर्ल्ड में, जहाँ पे नेटफ्लिक्स एक तरीके का OTT जायंट था अब कम्पीट करते हुए दिखाई दे रहा है, जिसका असर आप लोग साफ साफ देख सकते हैं कि नेटफ्लिक्स ने अपने प्राइस को काफी कम किया है इंडिया में। बट नेटफ्लिक्स यहाँ पे कम नहीं है, उसने ये सब चीजों को प्रेडिक्शन 2013 में ही कर लिया था, जहाँ पर नेटफ्लिक्स ने 2013 के बाद अपने ओरिजिनल कंटेंट पे ज्यादा ध्यान देना स्टार्ट कर दिया था, जिसका असर ये हुआ कि नेटफ्लिक्स सिर्फ अब OTT प्लेटफॉर्म ना बनकर रहकर एक बहुत बड़ी प्रोडक्शन कंपनी बन चुका है, जहाँ पर नेटफ्लिक्स ने 2018 में $12 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था अपने कंटेंट क्रिएशन के लिए। और मुझे यहाँ पे पर्सनली लगता है कि 2021 में इसे ज्यादा ही किया होगा। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि नेटफ्लिक्स में काफी सारे मार्वल्स के शो पड़े हुए हैं। अगर फेमस शोज की बात की जाए तो जेसिका जोन्स, डेयरडेविल। यहाँ पे नेटफ्लिक्स को बहुत अच्छे से पता था कि मार्वल जब चाहे अपने शोज को नेटफ्लिक्स से निकाल सकता है, तो यहाँ पे नेटफ्लिक्स ने एक तरीके से अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाकर एक सेफ गेम खेलना स्टार्ट कर दिया था, जहाँ पर आप सभी लोगों को पता होगा कि HBO और डिज्नी के पास बहुत सारे रेवेन्यू सोर्सेस हैं, जहाँ पे वो थिएटर से पैसे कमाते हैं, मर्चेंडाइज से कमाते हैं। बट यहाँ पे नेटफ्लिक्स के पास सिर्फ एक ही रेवेन्यू सोर्स है, वो है सब्सक्रिप्शन मॉडल। बट नेटफ्लिक्स ने यहाँ पे इन सभी चीजों को बहुत ज्यादा सीरियस लिया है और डे बाय डे हमको नया नया कंटेंट डिलीवर करते ही जा रहा है, जिसका असर दिखता है कि नेटफ्लिक्स इतना ज्यादा रेवेन्यू तो कमा नहीं पा रहा, बट हमें बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है वो। बट यहाँ पर HBO और डिज्नी जैसे जायंट से लड़ने के लिए नेटफ्लिक्स को ये करना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे दो राय तो नहीं है कि नेटफ्लिक्स के सामने आज बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हुई है डिज्नी और HBO और बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म के रूप में। बट नेटफ्लिक्स ने 2007 में इन सभी सिचुएशंस का पहले ही सामना कर चुका है और आज के टाइम पे नेटफ्लिक्स को पता है कि इन सब सिचुएशन से कैसे निकलना है। बट आज के टाइम पे ब्लॉकबस्टर से ज्यादा तगड़े कॉम्पिटिटर है नेटफ्लिक्स के सामने। आप लोगों को क्या लगता है कि नेटफ्लिक्स इन सभी जायंट्स के सामने टिक पाएगा और क्या नेटफ्लिक्स फिर से अपनी नंबर 1 पोजीशन को बरकरार रख पाएगा? ये बताना आप सभी लोग कमेंट सेक्शन पे। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।